महिला आरक्षण बिल को संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिलने की खुशी में आज महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया। बीजेपी मुख्यालय स्वागत के बाद पीएम मोदी ने बिना राहुल गांधी का नाम लिए कहा कि कभी बिल फाड़ने वाले दलों को भी नारी शक्ति वंदन अधिनियम का समर्थन करना पड़ा। भारत की संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण के कानून की संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार संस्था ने भी तारीफ की है और इसे सतत विकास लक्ष्य की दिशा में उठाया गया सशक्त कदम बताया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने महिला आरक्षण कानून को लागू करने में देरी को लेकर फिर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने कहा कि महिला आरक्षण कानून लागू करने में जनगणना और परिसीमन की शर्तें खत्म होनी चाहिए। राहुल ने सरकार पर जातिगत जनगणना करने और ओबीसी समुदाय की महिलाओं को बराबर की भागीदारी देने की मांग भी की। संसद में बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली को अपशब्द कहने पर भारतीय जनता पार्टी ने सांसद रमेश बिधूड़ी को कारण बताओ नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब मांगा है। दानिश अली ने स्पीकर को चिट्ठी लिखकर रमेश बिधूड़ी की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। दानिश अली ने संसद सदस्यता छोड़ने की चेतावनी भी दी है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा है कि रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। विपक्षी दलों ने भी रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 के सफल आयोजन में सहयोग करने वाले दिल्ली पुलिस के जवानों और अन्य कर्मचारियों के लिए आज भारत मंडपम में रात्रि भोज का आयोजन किया। पीएम मोदी ने कई कर्मचारियों से उनके अनुभव भी जाना और उन्हें अपने कामकाज का अनुभव लिखकर रखने की सलाह दी। भारत के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि वो भारत के महत्व और जरूरत को समझते हैं, इसलिए विवाद को बढ़ाना नहीं चाहते। इस बीच कनाडा में हुए सर्वे में पीएम ट्रूडो अपने देश के नेता विपक्ष से पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। पीएम ट्रूडो को 30% लोगों ने पसंद किया है, जबकि नेता विपक्ष पियरे पोइलिवर को 39% लोगों ने बेहतर पीएम उम्मीदवार माना है। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद कर्नाटक की जनता दल सेक्युलर पार्टी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल होने का फैसला किया है। कर्नाटक के पूर्व सीएम और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी के बेटे निखिल कुमारस्वामी ने कहा है कि अब बस सीट बंटवारे पर बातचीत बाकी है। सनातन धर्म को मिटाने वाले बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार, मंत्री उदयनिधि स्टालिन समेत डीएमके के मंत्रियों, सांसदों और डीजीपी को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट में उदयनिधि के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की गई है। अरुणाचल प्रदेश की 3 वुशु खिलाड़ियों को एशियन गेम्स में खेलने के लिए चीन की ओर से वीजा नहीं दिए जाने पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया है। भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने चीन का दौरा भी रद्द कर दिया है। मुंबई में जोगेश्वरी के एक मॉल में आग लगने के बाद फंसे कम से कम 14 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जबकि हादसे में दम घुटने से बीमार पड़े 3 दमकल कर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्लोबल फाइनेंस कंपनी जेपी मॉर्गन ने 28 जून 2024 से मार्च 2025 तक के लिए भारत के सरकारी बॉन्ड को बेंचमार्क इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में शामिल करने का फैसला किया है। इससे डेट मार्केट में $25 अरब के निवेश की संभावना है। खबर ये है कि कनाडा की सरकार ने आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में लगभग 1 महीने तक भारत के राजनयिकों की जासूसी की थी और इस जासूसी में 5 आइज देशों की खुफिया एजेंसियों ने भी कनाडा का सहयोग किया था और इस जासूसी के दौरान कनाडा की सरकार को जो जानकारियां मिली उन्हीं के आधार पर प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की साजिश रचने का या फिर यह हत्या कराने का आरोप लगाया था। यानी एक बहुत बड़ी खबर है कि ये सारी खुफिया एजेंसियां जो कि कनाडा की हो सकती हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की, ये भारत के जो हाई कमीशन है उसके स्टाफ पर नजर रख रही थी, निगरानी रख रही थी और उनकी जासूसी कर रही थी। अब ये कितना सही है, ये रिपोर्ट कितनी सही है, आज हम आपको यही बताएंगे। लेकिन इस खबर की जानकारी कनाडा की सरकार ने खुद नहीं दी है। यह खबर सूत्रों के हवाले से कनाडा के एक बहुत बड़े न्यूज चैनल द्वारा प्रसारित की गई, जिसमें बताया गया है कि कनाडा की सरकार के एक बहुत बड़े अधिकारी ने यह खुलासा किया है कि 18 जून को हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद लगभग 1 महीने तक इस मामले की जांच हुई और इस जांच में भारतीय राजनयिकों के कम्युनिकेशन इनपुट्स को ट्रेस किया गया था। अब कम्युनिकेशन इनपुट्स क्या होते हैं?
इनका मतलब है कि कनाडा में तैनात हमारे देश के राजनयिक किससे मिले, किस किस से उन्होंने बातचीत की, कहां कहां गए, किससे फोन किया, किसके फोन उनके पास आए, उनकी इन सारी गतिविधियों को ट्रैक किया गया। और इस जासूसी में फाइव आईज देशों के एक सदस्य देश ने ही कनाडा की मदद की है। हालांकि यह देश कौन सा है, इसका नाम कनाडा के इस अधिकारी ने अपने इंटरव्यू में गोपनीय रखा है, लेकिन कनाडा की सरकार ने बड़ी चालाकी से यह रिपोर्ट जो है वहां के मीडिया में प्लांट करा दी है और अब पूरे कनाडा में इस रिपोर्ट की चर्चा हो रही है और कहा यह जा रहा है कि इसी रिपोर्ट के आधार पर जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि वो भारत के साथ यह मुद्दा उठाएंगे और इसकी जांच करेंगे। अब आपको पहले यह बताते हैं कि ये फाइव आईज यानी 5 आंखें ये क्या है। फाइव आईज 5 देशों का एक गठबंधन है और इसमें कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खुफिया एजेंसियां दुनिया के अलग अलग देशों, अलग अलग मुद्दों और दूसरी खुफिया जानकारियों पर निगाह रखती हैं और एक दूसरे के साथ सभी तरह की इंटेलिजेंस और सुरक्षा जानकारियों को शेयर करती हैं। इसीलिए इसे कहा जाता है कि ये 5 देशों की 5 आंखें हैं। इसलिए अगर इन 5 देशों में कोई एक देश भारतीय राजनयिकों की जासूसी कर रहा था तो वो देश इन्हीं में से कोई एक देश हो सकता है और इसीलिए इसका नाम फाइव आईज है कि ये 5 आंखें हैं जो दुनिया पर नजर रखती हैं और ये जो 5 देश हैं ये जासूसी के सारे इनपुट्स, इंटेलिजेंस के इनपुट्स, सर्विलांस के इनपुट्स आपस में एक दूसरे की खुफिया एजेंसियों के साथ शेयर करेंगे। यानी ये सारी 5 खुफिया एजेंसियों का एक गठबंधन है और ये दुनिया की बेहतरीन खुफिया एजेंसियां हैं। कनाडा के इस न्यूज चैनल ने यह दावा भी किया है कि जब भारतीय राजनयिकों से इस बारे में अनौपचारिक बातचीत हुई, यानी जब प्राइवेट कॉन्वर्सेशन हो रही थी, उस प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया था कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की साजिश में भारत का ही दखल है। यह सब अनौपचारिक बातचीत के आधार पर यह कहा जा रहा है। हालांकि यहां नोट करने वाली बात यह है कि सारी बातें कनाडा की सरकार नहीं कह रही, बल्कि ये बातें सूत्रों के हवाले से वहां के मीडिया में प्लांट कराई जा रही हैं और ये वो पैतरा है जिसका इस्तेमाल प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पहले भी कई बार कर चुके हैं। ये उनका स्टाइल है। जस्टिन ट्रूडो पर कई मामलों में मीडिया द्वारा झूठी कहानियां गढ़ने के आरोप लगते रहे हैं और इसमें भी बड़ी बात यह है कि इस मीडिया रिपोर्ट से कहीं ना कहीं यह बात स्पष्ट हो रही है कि कनाडा की सरकार ने भारत पर जो आरोप लगाए वो पुलिस या सुरक्षा एजेंसियों द्वारा की गई किसी जांच पर आधारित नहीं थे, बल्कि वो जासूसी पर आधारित थे। और जो जासूसी की दुनिया होती है उसमें सब कुछ इतना धुंधला होता है, अस्पष्ट होता है कि कोई भी सरकार इसके नाम पर एक अपने हिसाब से कहानी गढ़कर अपना उद्देश्य पूरा कर सकती है, क्योंकि इस धुंधली दुनिया में सच कभी भी साफ दिखाई नहीं देता। इसलिए हो सकता है कि जब दुनिया कनाडा से सबूत मांग रही है तो प्रधानमंत्री ट्रूडो की सरकार ने मीडिया के जरिए ये नई कहानी गढ़ी हो और इस कहानी को उन्होंने अपने देश के मीडिया में प्लांट करा दिया और फिर इसी के आधार पर वो बयानबाजी करने लगे। इस रिपोर्ट के बीच प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने नए बयान में कहा है कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का यह मामला बड़ा गंभीर है और भारत को इस मामले की जांच में कनाडा का सहयोग करना चाहिए। अब देखिए, इस मामले में एक और देश है जो लगातार बयान दे रहा है और उस देश का नाम है अमेरिका। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कहा है कि वो इस मामले में भारत के खिलाफ कनाडा द्वारा की जा रही जांच का समर्थन करते हैं और उनका भी यही कहना है कि यह मामला बड़ा गंभीर है। तो अब देखिए, अमेरिका का बयान आपने देख लिया और जस्टिन ट्रूडो कितने कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहे हैं कि इसके पीछे भारतीय एजेंसियों का ही हाथ है, भारत सरकार के एजेंट्स का हाथ है और वो बिल्कुल ये बात, ये जो आरोप है, स्पष्ट साफ साफ शब्दों में भारत पर लगा रहे हैं। अमेरिका ये कह रहा है कि मामला गंभीर है और हम भी ये चाहेंगे कि भारत इस जांच में सहयोग करे। और जैसा हमने आपको बताया, 5 आईज, ये जो 5 देश हैं, जिसमें कनाडा का ये कहना है कि इनमें से एक देश ने इन्हें ये सर्विलांस का पूरा डेटा, पूरी जानकारी मुहैया कराई है, इसमें यही देश हो सकते हैं। इनमें से कोई एक देश है जिसमें ज्यादा शक जाता है, या तो अमेरिका या फिर ब्रिटेन। अब हम आपको आतंकवादियों पर इन पश्चिमी देशों के दोहरे मापदंड के बारे में बताएंगे। अब देखिए कैसे इनके दोहरे मापदंड है। ये जो अमेरिका है, इसे निज्जर जो है वो एक शरीफ नागरिक दिखाई दे रहा है। अमेरिका के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी कह रहे हैं कि
कनाडा का एक नागरिक कनाडा की जमीन पर मारा गया है। यानी इन दोनों देशों को और पश्चिमी देशों को निज्जर, इन्हें आतंकवादी नहीं दिख रहा, इन्हें ये एक शरीफ कनाडा का नागरिक दिख रहा है जिसकी हत्या हो गई है, जबकि ये एक खूंखार मोस्ट वांटेड आतंकवादी था। तो अगर हमें यह आतंकवादी लग रहा है, यह भारत का गुनहगार है और यह आतंकवादी है, तो फिर ये कनाडा को आतंकवादी क्यों नहीं लगता? अमेरिका को यह आतंकवादी क्यों नहीं लगता? कनाडा क्यों कह रहा है कि यह कनाडा का नागरिक है? आतंकवादी किसी देश का नागरिक कैसे हो सकता है? और अगर एक आतंकवादी मारा भी गया तो उस आतंकवादी के मारे जाने की जांच अमेरिका और कनाडा जैसे देश इतने सक्रिय रूप से करने लगेंगे। यह नहीं कहेंगे कि एक आतंकवादी था, वो मारा गया, अच्छा ही हुआ। वर्ष 2011 में अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर 9/11 हमले के मास्टरमाइंड उसामा बिन लादेन को मार डाला था, आपको याद होगा। वर्ष 2020 में अमेरिका ने ही इराक में बगदाद के ड्रोन हमले में मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या कर दी थी, जो ईरान का मिलिट्री ऑफिसर था, जनरल था। उसकी तो तस्वीरें, वीडियो भी बाकायदा जारी किया गया था। वो गाड़ी में जा रहा था और ड्रोन से उसकी गाड़ी पर हमला किया गया था। इसी तरह पिछले साल अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अलकायदा के एक और आतंकवादी अयमान अल जवाहिरी को भी अमेरिका ने ऐसे ही एक ड्रोन हमले में मार डाला था। तो अमेरिका इन सबको आतंकवादी मानता है, इन्हें अमेरिका का गुनाहगार मानता है, और इन आतंकवादियों को मारने के लिए अमेरिका किसी भी देश में घुस सकता है, किसी भी देश की सीमाओं को पार करके प्रवेश कर सकता है, उनकी हत्या कर सकता है, और दुनिया इस पर कभी कोई सवाल नहीं उठाती कि अमेरिका ऐसा कैसे कर सकता है। आप पाकिस्तान में घुसे कैसे? आप इराक में, ईरान में घुसे कैसे? आपने किसी दूसरे देश के अंदर जाकर किसी आतंकवादी को कैसे मारा? लेकिन जब भारत किसी को आतंकवादी घोषित करता है, मोस्ट वांटेड आतंकवादी घोषित करता है, तो यह देश उसे आतंकवादी मानने से ही इनकार करते हैं और उसे अपना नागरिक बताने लगते हैं। यानी इनका आतंकवादी आतंकवादी है और हमारा आतंकवादी इनके लिए एक नागरिक है। ये दोहरे मापदंड है। अब ये देश ऐसे हैं, ये चाहे जितना मर्जी G20 की बैठकों में बड़ी बड़ी बातें कर लें, चाहे यूनाइटेड नेशंस के मंच से चले जाएं, चाहे ये ब्रिक्स देशों में आ जाएं, चाहे ये G5 में आ जाएं, जिस भी मंच पर आ जाएं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं ये सारे देश। ये जॉइंट स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर भी करते हैं, सब बातें करते हैं, लेकिन इनका असली चरित्र आपको आज देखना चाहिए। भारत ने जब से कनाडा के लिए वीजा सेवाओं को निलंबित किया है, जब से कनाडा के नागरिकों के लिए वीजा बंद किया है, तब से भारत और कनाडा के बीच उड़ने वाली फ्लाइट्स का किराया 25 से 30% तक बढ़ चुका है। तो ये बात हम हमारे देश के अपने जो लोग हैं, जो कनाडा जाने के बारे में विचार कर रहे हैं, हम बार बार उनसे कहते हैं, अगर आपको कोई भी नई जानकारी चाहिए तो आज तक देखिए, ब्लैक एंड व्हाइट देखिए, आपको हर जानकारी आपके काम की मिलेगी। अगर आप कनाडा जाने के बारे में सोच रहे हैं तो पहले किराए देख लीजिए कितने हैं। नई दिल्ली से टोरंटो की जिस डायरेक्ट फ्लाइट का एक टिकट पहले आखिरी समय में 90,000 से 1 लाख रुपए का मिलता था, वो टिकट अब 1,40,000 रुपए का मिल रहा है। इसी तरह न्यू दिल्ली से कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर का जो एक टिकट तत्काल में 1,10,000 रुपए से 1,20,000 रुपए के आसपास मिल रहा था, वो टिकट अब 1.5 लाख रुपए का हो रहा है, और ये टिकट हर मिनट, हर घंटे महंगा होता जा रहा है। तो तमाम लोग जो कनाडा जाने के बारे में सोच रहे हैं, या भारत के जो लोग कनाडा से भारत आने के बारे में सोच रहे हैं, भारतीय लोग, वो जरा किराए भी देख लें। कनाडा के लिए भारत उसका चौथा सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट मार्केट है, और इसलिए अगर भारत के लोगों ने कनाडा जाना बंद कर दिया तो कनाडा की सिविल एविएशन इंडस्ट्री और वहां की अर्थव्यवस्था को इसका जबरदस्त नुकसान होगा। तो आज आपको यह भी बता रहे हैं कि भारत और कनाडा के बीच अगर टकराव हुआ तो क्या होगा? क्या आपके जीवन पर कोई असर पड़ेगा? क्या कनाडा पर कोई असर पड़ेगा? और ध्यान से देखिए, आपके जीवन पर भी असर पड़ेगा और कनाडा की तो रीढ़ की हड्डी ही टूट जाएगी। वर्ष 2022 में कनाडा के 2,77,000 लोग भारत आए थे, और ये कनाडा के नागरिक थे जो भारत घूमने के लिए आए थे। लेकिन इसी दौरान भारत से कनाडा जाने वाले लोगों की संख्या लगभग 8 लाख थी। यानी कनाडा की तुलना में भारत से 3 गुना ज्यादा लोग हर साल कनाडा जाते हैं, और इनमें पर्यटकों के साथ साथ बड़ी संख्या में छात्र भी होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं। और इस टकराव से अब सबसे ज्यादा चिंता इन्हीं लोगों के बीच में है। आप तो जानते हैं कनाडा हमारे देश के लोगों की फेवरेट डेस्टिनेशन है। आज भी भारत के लोग लाइन लगाकर कनाडा के दूतावास के बाहर लाइन लगाकर वीजा का इंतजार करते हैं, और कनाडा आज भी हमारे देश के शरीफ लोगों का वीजा तो रिजेक्ट कर देता है, लेकिन आतंकवादियों का वीजा कभी रिजेक्ट नहीं होता।
गैंगस्टर्स का वीजा कभी रिजेक्ट नहीं करता, इसीलिए बड़ी संख्या में वहां खालिस्तानी आतंकवादी रहते हैं, गैंगस्टर्स रहते हैं, अपराधी रहते हैं, जो वहां से तरह तरह के एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे हैं। इन सबको कनाडा ने अपने यहाँ की नागरिकता दे रखी है। लेकिन अगर आप ट्राई करेंगे, अपने बच्चे के लिए ट्राई करेंगे, अपने लिए ट्राई करेंगे, तो आपको नहीं मिलेगी, और अगर मिलेगी भी तो इसके लिए आपको लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। कनाडा की अलग अलग यूनिवर्सिटीज ने भारत के छात्रों को अब यह सलाह दी है कि उन्हें फिलहाल कनाडा नहीं आना चाहिए, क्योंकि वहां के कॉलेजों में जनवरी महीने से शुरू होने वाला सत्र अब इस टकराव की वजह से बाधित हो सकता है, और अब अगला सत्र अप्रैल 2024 में ही मुमकिन है। इसलिए वो तमाम छात्र, उनके परिवार के लोग, उनके माता पिता हमारी ये खबर ध्यान से सुन लें, चाहें तो इसे आगे शेयर भी कर सकते हैं। कनाडा की यूनिवर्सिटीज अभी भारत के छात्रों को यह कह रही है कि अभी मत आइए। भारत से हर साल लगभग 2 लाख छात्र कनाडा की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई करने के लिए वहां जाते हैं, और अगर कनाडा के किसी भी फैसले से इन भारतीय छात्रों की पढ़ाई पर कोई असर होता है तो इससे भी सबसे ज्यादा नुकसान कनाडा की अर्थव्यवस्था को ही पहुंचेगा। कनाडा में दूसरे देशों से जो छात्र पढ़ने के लिए आते हैं, उनमें से 40% छात्र अकेले भारत से जाते हैं, और ये भारतीय छात्र कनाडा की अर्थव्यवस्था में हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपए का योगदान देते हैं, जिससे कनाडा की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। सोच लीजिए, 2.5 लाख करोड़ रुपए तो हमारे देश के जो छात्र हैं यही कनाडा की अर्थव्यवस्था में हर साल डाल रहे हैं। इसलिए कनाडा को यह सोचना होगा कि अगर ये तमाम भारतीय छात्र अगर भारत लौट गए या फिर भारत से और छात्र आने बंद हो गए तो उसकी अर्थव्यवस्था का क्या हाल होगा। इस टकराव से कनाडा को भारत के साथ व्यापार में भी बहुत बड़ा नुकसान होने की आशंका है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत के साथ ऐसे समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत रोकी, और भारत ने भी रोक दी जब भारत के साथ कनाडा का ट्रेड 500 करोड़ रुपए प्लस में चल रहा था। कनाडा पूरी दुनिया में भारत को मसूर की दाल निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश है, और वर्ष 2022 और 23 में कनाडा ने भारत को 4,85,000 टन मसूर दाल बेची थी। तो अगर आप मसूर की दाल खाते हैं, जो कि मुझे यकीन है आपके घर में भी मसूर की दाल जरूर बनती होगी, आप खाते होंगे, तो हो सकता है उसमें से आपको पता भी ना हो वो दाल भी कनाडा से ही आती हो। अब आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा ये देख लीजिए। फिलहाल भारत में 1 किलोग्राम मसूर की दाल की कीमत लगभग 100 रुपए के आसपास है, लेकिन अगर कनाडा के साथ हमारा ये व्यापार प्रभावित होता है तो मसूर दाल की ये कीमतें भविष्य में बढ़ जाएंगी, मसूर की दाल महंगी हो जाएगी, और इसके पीछे कनाडा का हाथ होगा। इसके अलावा कनाडा भारत को MOP फर्टिलाइजर निर्यात करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश है। यह फर्टिलाइजर यानी खाद फल देने वाले पौधों और कई तरह की सब्जियों की खेती में इस्तेमाल होती है। इसलिए अगर इस खाद के निर्यात पर इस टकराव का असर पड़ा तो कुछ सब्जियों और फलों की कीमतों पर भी इसका असर पड़ेगा, और भारत में छपने वाले अखबार भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। कैसे? कनाडा भारत को हर साल 2.5 लाख टन न्यूज प्रिंट यानी अखबार के लिए इस्तेमाल होने वाला कागज बेचता है, जिससे हमारे यहां अखबार छपते हैं। हालांकि अगर भारत की बात करें तो हमारा देश कनाडा को हर साल लगभग 3,500 करोड़ रुपए की दवाइयां और मेडिकल इक्विपमेंट्स निर्यात करता है, और कनाडा का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भारत के इस निर्यात पर काफी हद तक निर्भर है। इसके अलावा कॉटन फैब्रिक्स यानी कपड़ों के लिए जो सूती कपड़े हैं, उनके लिए भी कनाडा की सरकार भारत पर काफी निर्भर रहे, और हर साल 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की फल और सब्जियां भी हम कनाडा को भेजते हैं। इसलिए भारत के लिए कनाडा जरूरी है, ये तो सच है, लेकिन कनाडा के लिए भारत उससे भी ज्यादा जरूरी है। कनाडा के पास भारत का कोई दूसरा विकल्प अभी नहीं है। भारत के पर्यटक, भारत के छात्र और भारत की दवाइयां, अगर इन पर कोई भी असर पड़ा तो इससे कनाडा की अर्थव्यवस्था सीधे तौर पर प्रभावित होगी, और यह ऐसे समय में होगा जब कनाडा की विकास दर पहले ही बड़ी कमजोर है, उनकी आर्थिक स्थिति भारत के मुकाबले काफी खराब है। कनाडा दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और इस साल दूसरी तिमाही में कनाडा की GDP विकास दर 1% रही, जबकि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और उसकी GDP विकास दर है 7.8% उसी दौरान। देख लीजिए, यह फर्क है हम में और कनाडा में। कनाडा दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। GDP विकास दर हमारा है 7.8% और कनाडा का है सिर्फ 1%।
भारत इस समय दुनिया की सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था है और इस मामले में अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के बड़े बड़े देश हमारे आसपास भी नहीं है। और 5 आइज देशों में एक भी देश ऐसा नहीं है जिसकी जीडीपी विकास दर भारत के आसपास भी हो। भारत के खिलाफ खालिस्तानी आतंकवादियों का समर्थन करके कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपना भी काफी नुकसान किया है। कनाडा में हुए एक नए सर्वे के मुताबिक अगर आज कनाडा में चुनाव हो जाए तो जस्टिन ट्रूडो इन चुनावों में हार जाएंगे। आज उनकी स्थिति बहुत कमजोर है। जस्टिन ट्रूडो हार जाएंगे अगर आज चुनाव हो। इस सर्वे में सिर्फ 31% लोगों ने कहा कि वो जस्टिन ट्रूडो को प्रधानमंत्री के तौर पर पसंद करते हैं, जबकि ट्रूडो के प्रतिद्वंदी और कनाडा में विपक्ष के सबसे बड़े नेता पियर पोलिवियर को 40% लोगों ने प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी पहली पसंद बताया है। यानी जस्टिन ट्रूडो आज हार रहे हैं। ट्रूडो पर यह भी आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने भारत के खिलाफ हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का मामला इसलिए उठाया क्योंकि उन पर कनाडा में चीन और रशिया जैसे देशों से आर्थिक मदद लेने के आरोप लग रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो जब G20 समिट के लिए दिल्ली आने वाले थे तब उससे कुछ घंटे पहले ही 7 सितंबर को कनाडा में उनकी सरकार के खिलाफ एक जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी जो इस बात की जांच कर रही है कि क्या वर्ष 2019 और 2021 के प्रधानमंत्री पद के चुनाव में जस्टिन ट्रूडो ने चीन और रशिया जैसे देशों से मदद ली थी। और कनाडा में यह मामला बहुत बड़ा और गंभीर मामला बन गया है और वहां के पत्रकार खुद इस बात को कह रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो ने चीन से अपने मिलीभगत को छुपाने के लिए भारत के खिलाफ यह मामला उठाया ताकि चीन की कोई बात ही ना करे। और हो सकता है कि चीन ने ही जस्टिन ट्रूडो को ऐसा करने का यह नया आइडिया दिया हो क्योंकि चीन के पास पाकिस्तान जैसा हथियार है। उन्होंने पाकिस्तान की ISI एजेंसी को इस्तेमाल किया हो, निज्जर की हत्या करवाई हो और फिर भारत पर यह आरोप मंड दिया हो। कनाडा में जो छात्र पढ़ रहे हैं हमें उनकी बहुत चिंता है। कनाडा में जो हमारे देश के लोग रह रहे हैं हमें उनकी बहुत चिंता है और उनके भारत में रहने वाले परिवारों की चिंता को भी हम समझ सकते हैं। इसलिए हम वो तमाम जानकारी लगातार आपके साथ शेयर करते रहेंगे जो आपके काम की जानकारी हो सकती है। इस बीच में आपको ये बताना चाहता हूँ कि कनाडा में पढ़ने वाले जो भारत के छात्र हैं जो अलग अलग कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, अब कनाडा की यूनिवर्सिटीज ने अपने छात्रों को एडवाइजरी जारी करनी शुरू कर दी है और एडवाइजरीज छात्रों को दी जा रही हैं। छात्रों को ईमेल्स गए हैं। छात्रों को जो मेल्स जा रहे हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, मैं आपको एक पढ़कर सुनाता हूं। इसमें लिखा है, सपोर्ट फॉर आवर स्टूडेंट्स एंड कम्युनिटी मेंबर्स ड्यूरिंग कनाडाज डिप्लोमेटिक क्राइसिस विद इंडिया। यानी वहां के सब कॉलेजों को इस बात का अब अंदाजा आ गया है कि हमारे यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजों में बड़ी संख्या में जो भारतीय छात्र पढ़ते हैं वो चिंतित होंगे। अब देखिए, मैं एक पढ़कर आपको सुना रहा हूं जो एक कॉलेज में छात्रों को मेल आया है। Recent media stories about deteriorating diplomatic relations between India and Canada may be causing you concern and generating feelings of uncertainty. उसके बाद उन्होंने भारत से खास तौर पर जो छात्र आए हैं उन्हें विश्वास दिलाया है कि ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ टेंशन वी आर सपोर्टिंग यू कंप्लीटली। आपको चिंता की कोई करने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। हम आपकी वैल्यू को समझते हैं, आपके कंट्रीब्यूशन को समझते हैं और आप इस यूनिवर्सिटी में बेहिचक होकर, सुरक्षित होकर पढ़ाई कर सकते हैं। फिर लिखा है कि अगर आपको कोई अनईजीनेस, अगर आपको अनईज यानी कोई आपको बेचैनी हो रही है तो आप हमारे सपोर्ट सर्विसेज को तुरंत संपर्क करें। इसके लिए वहां की यूनिवर्सिटीज ने अलग अलग डेस्क बना दिए हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस बनाया है। इसके अलावा वहां पर उनकी काउंसलिंग के लिए अलग से व्यवस्था की गई है कि अगर आप चाहें तो आप काउंसलिंग ले सकते हैं। और फिर कैनेडियन मेंटल हेल्थ एसोसिएशन और इस तरह की जो संस्थाएं हैं उनकी मदद ली जा रही है ताकि अगर किसी छात्र की मेंटल हेल्थ खराब होती है इसके कारण, यानी उसे चिंता है, डिप्रेशन है, डर लग रहा है, तो उसकी सही काउंसलिंग की जा सके। और उन्होंने ये भी कहा है कि डॉक्टर ऑफ साइकोलॉजी विल मीट स्टूडेंट्स एवरी थर्सडे। समय दिया गया है, यानी हर यूनिवर्सिटी में उन्होंने साइकोलॉजिस्ट को यहां लाए हैं, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स को लाए हैं, अपने प्रोफेसर्स को लाए हैं जो भारतीय छात्रों से बात करेंगे और उन्हें रीअश्योर करेंगे, विश्वास दिलाएंगे कि आप निश्चिंत होकर यहां पढ़ाई कीजिए, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे और आप जितने समय तक चाहें उतने समय तक यहां पढ़ सकते हैं। तो मुझे यह लगा कि एक ईमेल मैं अपने साथ लेकर आया हूं जो कि मुझे मिला है
और अगर आपके बच्चे वहां पढ़ रहे हैं तो इस समय कम से कम जो यूनिवर्सिटीज और जो कॉलेज हैं वहां पर माहौल बिल्कुल खराब नहीं है, माहौल बिल्कुल ठीक है। यूनिवर्सिटीज और कॉलेज अपने भारतीय छात्रों की मदद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और उन्हें विश्वास दिला रहे हैं कि आप यहां पर बिल्कुल सुरक्षित हैं। फिर भी अगर हम अपने कनाडा में अपने दर्शकों को यह कहना चाहते हैं, अगर आप हम तक अपना कोई फीडबैक पहुंचाना चाहते हैं, अपनी कोई राय पहुंचाना चाहते हैं, आप वहां से अपना कोई फर्स्ट हैंड अकाउंट हमें भेजना चाहते हैं, तो आप हमें भेज सकते हैं सोशल मीडिया के जरिए, आप हमें मेल कर सकते हैं। और हमारे जो भारत के दर्शक हैं वो भी अगर अपनी कोई राय, अपना कोई सवाल हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें वो सवाल लिख सकते हैं, मेल कर सकते हैं, चिट्ठी लिख सकते हैं सोशल मीडिया के जरिए, या फिर वीडियो बनाकर भी भेज सकते हैं। और कनाडा के मामले में हम अपने देश के उन हजारों लाखों परिवारों के साथ हैं जिनके बच्चे और जिनके सदस्य इस समय कनाडा में रह रहे हैं। और हम उम्मीद तो यही करते हैं कि ये जो पूरा विवाद हो रहा है ये जल्द से जल्द खत्म हो जाए। लेकिन अब ऐसा लगता है कनाडा के जो तेवर हैं उससे ऐसा लगता है कि ये विवाद अभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि इसमें बात सिर्फ भारत और कनाडा की नहीं है, इसके अंदर पाकिस्तान भी शामिल है, इसमें चीन भी शामिल है, इसमें अब अमेरिका के भी अपने हित शामिल हो गए हैं, इसमें नेटो देशों के भी अपने हित शामिल हो गए हैं, और 5 आइज जो देश हैं उनके भी हित इसमें शामिल हो गए हैं। यानी इसमें एक के बाद एक हर रोज जो प्लेयर्स हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और कहीं ऐसा ना हो कि आगे चलकर ये एक वैश्विक समस्या बन जाए जिसमें पूरी की पूरी जो दुनिया है वो ही ना इसके अंदर कूद पड़े, जैसा कि रशिया और यूक्रेन के बीच हुआ था। हालांकि यहां युद्ध जैसी कोई स्थिति नहीं है, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है जब भारत का जो दुश्मनी है वो इतनी दूर एक देश के साथ हुई है जिसके साथ हमारी सीमाएं भी नहीं लगती। इससे पहले हमारा दुश्मन नंबर 1 है चीन, दुश्मन नंबर 2 है पाकिस्तान, दोनों के साथ हमारी सीमाएं लगती हैं। लेकिन इस बार जो हमारी दुश्मनी हुई है वो हजारों किलोमीटर दूर एक पश्चिमी देश से हुई है जिसका नाम है कनाडा, और इस दुश्मनी में चीन और पाकिस्तान का भी उतना ही हाथ है। भगवान राम की नगरी अयोध्या में हुए एक पुलिस एनकाउंटर के बारे में बताएंगे। ये खबर हमारे देश की महिलाओं के लिए खास तौर पर है, इसलिए अगर आपके घर में परिवार में महिलाएं हैं तो उन्हें जल्दी से बुला लीजिए और बताइए कि यह खबर उनके लिए है, खास तौर पर उन्हीं के लिए खबर प्रसारित कर रहे हैं। यह एनकाउंटर जो हुआ ये 3 अपराधियों के साथ हुआ है जिन्होंने एक महिला कांस्टेबल के साथ पहले छेड़खानी की और उसके आपत्ति करने पर फिर उसे बेरहमी से पीटा। लेकिन अब इन 3 आरोपियों में से एक अपराधी एनकाउंटर में मारा जा चुका है, यानी उसकी भेंट यमराज से हो गई है। इस अपराधी का नाम अनीश खान था और पुलिस का कहना है कि उसने मुठभेड़ के दौरान कई राउंड फायरिंग की पुलिस के ऊपर, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उसे इस एनकाउंटर में मार डाला। जबकि इस व्यक्ति के, इस अपराधी के बाकी 2 जो साथी हैं उनके नाम है आजाद खान और विशंबर दुबे। इन दोनों को इस एनकाउंटर में पैर में गोली लगी है, यानी इनकी जान तो बच गई लेकिन पैर में गोली लगी है। इनमें आजाद खान 37 साल का है, विशंबर दुबे 48 साल। सोचिए आप, इसलिए मैं कह रहा हूं कि महिलाओं को देखना चाहिए। एक अपराधी है 48 साल का, एक है 37 साल का, और एनकाउंटर में जो अपराधी मारा गया है जिसका नाम है अनीश खान वो है 30 साल का। यानी ये जो अपराधी हैं इनकी उम्र को इनका कोई लिहाज नहीं है। एक है 30 साल का, एक है 37 साल का, एक है 48 साल का। और इन तीनों अपराधियों ने 30 अगस्त की रात को एक चलती ट्रेन में एक महिला कांस्टेबल के साथ छेड़छाड़ की, और इस महिला कांस्टेबल ने जब इसका विरोध किया तो इन अपराधियों ने उसे इतनी बुरी तरह से पीटा कि वो कई घंटों तक इस ट्रेन की सीट के नीचे तड़पती रही घायल अवस्था में, और इतनी ज्यादा बुरी तरह से वो घायल हो गई कि बहुत मुश्किल से बाद में उसकी जान किसी तरह से बच पाई। तस्वीर तो ऐसी है कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते। आज जब आप इस घटना के बारे में सुनेंगे और हमारे देश की महिलाएं सुनेंगी तो आपको पता चलेगा कि हमारा देश महिला आरक्षण की बात तो जोर शोर से कर रहा है, लेकिन असल में हमारे देश की महिलाओं को आरक्षण से पहले इन अपराधियों से संरक्षण की आवश्यकता है। 30 अगस्त को यह महिला कांस्टेबल जब अपनी ड्यूटी के लिए एक ट्रेन से गोंडा जिले के मनकापुर जा रही थी, तब कुछ लोगों ने अयोध्या रेलवे स्टेशन आने से पहले इस महिला पर हमला कर दिया। उस समय रात के लगभग 11 बज रहे थे। आगे बढ़ने से पहले जरा कल्पना करके देखिए,
हमारे देश में जो महिलाएं इस समय हमें देख रही हैं, कल्पना कीजिए रात के 11 बजे आप एक ट्रेन में अकेले जा रही हैं और 3 अपराधी आपके ऊपर हमला कर दें। पहले आपके साथ छेड़छाड़ करें, दुर्व्यवहार करें और फिर आपकी बुरी तरह से पिटाई करें। रात के 11 बज रहे थे, इसलिए यह ट्रेन अयोध्या स्टेशन आने से पहले काफी हद तक खाली हो चुकी थी और जिस बोगी में यह महिला कांस्टेबल बैठी थी, वहां ये तीनों आरोपी अपने मोबाइल फोन पर उसके सामने ही कुछ आपत्तिजनक वीडियोस देख रहे थे। यह हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। महिला सामने बैठी है, चाहे बस हो, चाहे ट्रेन हो, बाजार हो, टैक्सी हो, ऑटो हो, कुछ भी हो, कोई जगह हो, मायने नहीं रखता। महिला सामने बैठी है और कुछ पुरुष जानबूझकर उसके सामने आपत्तिजनक वीडियोस देखते हैं। आप एक टैक्सी में जा रही हैं और ड्राइवर आपत्तिजनक वीडियोस देख रहा है, क्या करेंगी आप उस समय? इस महिला के साथ भी यही हुआ और इन अपराधियों ने यह भी नहीं सोचा कि यह पुलिस की कांस्टेबल है। सोचिए अगर पुलिस की कांस्टेबल का यह हाल है तो हमारे देश में जो आम महिलाएं हैं उनका क्या होता होगा। तो जब ये पुरुष उस महिला के सामने ये आपत्तिजनक वीडियोस देख रहे थे, मजाक कर रहे थे, अश्लीलता की बातें कर रहे थे, पहले तो इस महिला कांस्टेबल ने इन लोगों को नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश की, क्योंकि आप तो जानते ही हैं हमारे देश में महिलाओं को क्या सिखाया जाता है। अगर कोई आपके सामने छेड़छाड़ करे, आपके साथ कोई अश्लील हरकत करे तो रिएक्ट मत कीजिए, सबसे पहले चुप रहिए, सहते रहिए, यह सिखाया जाता है। अगर सड़क पर या किसी गली में या चौराहे पर आपसे कोई छेड़छाड़ करता है तो परिवार के लोग आपको क्या कहते हैं कि अपना रास्ता बदल लो, उस रास्ते से जाना ही बंद कर दो। कोई आपके ऊपर कुछ आपत्तिजनक बात करता है जब आप जाते हैं, या कोई आपको घूर कर देखता है, सीटी बजाता है, तो परिवार क्या कहता है कि अपनी नजरें नीचे करके चलो, तुम उसकी तरफ देखती ही क्यों हो। ऐसा कहकर हमारे देश की जो लड़कियां हैं वो बड़ी होती हैं और उनके डीएनए में ही ये समझ आता है कि अगर कोई बदतमीजी करे तो नजरअंदाज करो, नजरें नीची करो, रास्ता बदल लो और चुपचाप वहां से निकल जाओ। तो इस महिला ने भी वही किया जो इसे बचपन से इसके परिवार ने सिखाया था, नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश की और वो अपनी सीट से उठकर दूसरी सीट पर बैठने के लिए चली गई। लेकिन ये आरोपी उसका पीछा करते हुए फिर वहां भी पहुंच गए और फिर उसके साथ दोबारा से छेड़छाड़ करने लगे और बोगी खाली थी। इन अपराधियों को पता था कि कोई बचाने के लिए आएगा नहीं। रात में 11 बजे का समय था और जब इस महिला कांस्टेबल ने इसका विरोध किया तो इन आरोपियों ने उसे बहुत ही बेरहमी से पीटा और तब तक पीटा जब तक कि वो बेहोश होकर नीचे नहीं गिर गई और कई घंटों तक वो ऐसे ही पड़ी रही। इसके बाद इन अपराधियों ने इस महिला कांस्टेबल को ट्रेन की एक सीट के नीचे धकेल दिया और वहां से फरार हो गई। कई घंटों तक यह महिला इसी तरह ट्रेन में तड़पती रही। यह मामला इतना बड़ा और गंभीर हो गया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए 4 सितंबर को रात 12 बजे रात में अदालत खोलकर इस मामले की सुनवाई की। यह अच्छी बात है। देखिए, रात में 12 बजे चीफ जस्टिस ने सुनवाई की इस मामले की, वो भी स्वतः संज्ञान लेकर, और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए। और आज घटना के पूरे 23 दिन के बाद इन 3 आरोपियों में से एक आरोपी को एनकाउंटर में मार डाला गया, जबकि 2 आरोपी पैर में गोली लगने से घायल हैं। मुख्य आरोपी बताया जा रहा मोहम्मद अनीस खान पुलिस की मुठभेड़ में ढेर हो गया है। ये उसकी मोटरसाइकिल है जो यहां पे गिरी है और इसके बाद वो यहां पे भागा है। ये क्षेत्र थाना पूरा कलंदर में पड़ता है। बताया जा रहा है कि उसने पुलिस पर जवाबी फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस और एसटीएफ की टीम ने भी फायरिंग की और अंततः जो गोली लगी अनीस खान को, उससे उसकी मौत हो गई। हालांकि उसे अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन वहां पहुंचकर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसका स्वतः संज्ञान भी माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज ने किया था। बीती रात एक दबिश दी, उस पूरे क्षेत्र की घेराबंदी की गई तथा सुबह फिर 5 बजे के करीब अयोध्या के पूरा कलंदर क्षेत्र में ही पुनः पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें अनीश घायल हुआ, जिसे स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। आपको याद होगा, इससे पहले उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में भी ऐसी ही घटना हुई थी, जिसमें 3 आरोपियों ने स्कूल से लौट रही
एक 16-17 साल की छात्रा का दुपट्टा खींचकर उसे अपनी बाइक के नीचे कुचलकर मार दिया था। ये जो बच्ची थी ये साइकिल पर जा रही थी, पीछे पीछे अपराधी मोटरसाइकिल पर इसका पीछा कर रहे थे। इसका दुपट्टा खींच लिया, दुपट्टा खींचने की वजह से साइकिल से गिरी और उसके बाद पीछे से एक और ऐसा ही मनचला मोटरसाइकिल से आ रहा था और फिर उसको कुचल दिया। इस मामले में भी 3 आरोपी एनकाउंटर में घायल हो गए थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तब कहा था, अगर उनके राज्य में कोई मनचला महिलाओं से ऐसे छेड़छाड़ करेगा तो ऐसे लोगों को अगले चौराहे पर यमराज, साक्षात यमराज खड़े मिलेंगे। और यह बयान आज उत्तर प्रदेश के अपराधियों को खास तौर पर सुनना चाहिए, लेकिन देश में और भी जो अपराधी हैं जो इस तरह के मंशा रखते हैं उन्हें भी ये बयान ध्यान से सुनना चाहिए। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये असल में उन्हीं अपराधियों की है। बाद में एनकाउंटर में इनके पैर में गोलियां लगी। ये वो अपराधी थे जिन्होंने दुपट्टा खींचा था। ये दुपट्टा खींचने वालों का जब ये हाल होता है तो हमारे देश की जनता तालियां बजाती है, हमारे देश की जनता खुश होती है इनका ये हाल देखकर। और ये तस्वीरें बार बार हम क्यों दिखाते हैं? ताकि हमारे देश की महिलाएं, हमारे देश की लड़कियां इन तस्वीरों को देखें और उन्हें भी ये देखकर संतोष मिलेगा। हम लोगों ने पहले कहा है कि कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य किया तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजते तो कोई रोक नहीं पाएगा। हमारे देश में आजकल चारों तरफ महिलाओं को मिलने वाले आरक्षण की चर्चा है। विधानसभा में आरक्षण मिल रहा है, लोकसभा में आरक्षण मिल रहा है। अब सोचिए, हमारे देश में 69 करोड़ महिलाएं रहती हैं। इनमें से सभी तो ना सांसद बन सकती हैं, ना विधायक बन सकती हैं, ना चुनाव लड़ सकती हैं। इन महिलाओं को फायदा कब होगा? इन्हें फायदा तब होगा कि जब हमारे देश में ये महिला सांसद चुनकर आएंगी, महिला विधायक चुनकर आएंगी। क्या ये महिला सांसद और विधायक हमारे देश की महिलाओं को यह आश्वस्त कर सकती हैं कि अब जब वो अपने घरों से बाहर निकलेंगी तो बाजार में, गली में, मोहल्लों में, सड़कों पर उनके साथ कोई अपराधी छेड़छाड़ करने की हिम्मत नहीं करेगा, उनका अपमान करने की हिम्मत नहीं करेगा, उनके साथ दुर्व्यवहार करने की हिम्मत नहीं करेगा। और ये भारत जैसे देश की एक बहुत बड़ी समस्या रही है शुरुआत से। सोचिए, हमारा देश है कैसा? हमारे देश में आज भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है और जो पुरुष हैं वो सोचते हैं कि उनके पास महिलाओं का अपमान करने का, दुर्व्यवहार करने का, छेड़छाड़ करने का लाइसेंस है जिसे वो जहां चाहे वहां इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे देश में कब बंद होगा, ये बड़ा सवाल है। कौन सी सरकार और कौन सा नेता ऐसा हमारे देश में आएगा जो इस बात को बंद कर दे और महिलाओं की जो इज्जत है उसे वापस दिला दे? आप अक्सर हिंदी फिल्मों में यह देखते होंगे कि जब गुंडे किसी लड़की पर हमला करते हैं तो उस लड़की को बचाने के लिए फिल्म में हीरो की एंट्री होती है। अचानक से हीरो आ जाता है और इसके बाद वो हीरो इन सारे गुंडों से अकेले लड़ता है, उस लड़की को बचा लेता है और इन गुंडों को वहां से या तो भगा देता है या उनकी जबरदस्त पिटाई करता है। और फिल्मों में इस तरह के सीन्स देखकर हमारे देश के लोग हमेशा तालियां बजाते हैं, बड़े खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? इसलिए खुश होते हैं कि हमारे देश के जो दर्शक हैं वो जब सिनेमा हॉल में फिल्म देखने के लिए जाते हैं, अपनी कुंठाओं को मिटाने के लिए जाते हैं। वो ये सोचकर जाते हैं कि जो जीवन में, असल जीवन में वो नहीं कर सकते, वो बड़ी स्क्रीन पर वो होते हुए देखना चाहते हैं। नायक नायक क्यों कहलाता है, हीरो क्यों होता है? इसलिए क्योंकि आम जनता जो नहीं कर सकती वो आम जनता उस नायक को करते हुए देखना चाहती है। और हम 60-70 साल से ऐसी फिल्मों पर तालियां बजाते आ रहे हैं, खुशी होती है हमें। लेकिन आज हकीकत में भी हमारे समाज को एक ऐसे ही एंग्री यंग मैन की तलाश है जो इन गुंडों और अपराधियों का इलाज कर सके, जो महिलाओं का दुपट्टा खींचने में या उनका रास्ता रोककर उन्हें परेशान करने में अपनी शान समझते हैं और जिन्हें ऐसा लगता है कि उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हमारे देश के लोग आज भी एक ऐसे नायक का इंतजार कर रहे हैं। अब सोचिए, 1970 के दशक में याद कर लीजिए, जब एंग्री यंग मैन की भूमिका अमिताभ बच्चन ने निभानी शुरू की थी हमारे देश में। वो एंग्री यंग मैन हमारे देश के गरीब और असहाय लोगों को इंसाफ दिलाता था, महिलाओं की रक्षा करता था, लड़कियों की रक्षा करता था, इसी तरह अपराधियों से और गुंडों से। और हमारे देश के लोग तालियां बजाते थे। ये तो 1960-70 की बात मैं आपको बता रहा हूं। आज 2023 है।
आज 2023 में भी वैसी ही फिल्में बनती हैं, वैसे ही गरीब और असहाय लोगों पर अत्याचार होता है, महिलाओं पर अत्याचार होता है, और आज भी नायक आता है और वो नायक ही उन महिलाओं को बचाता है। यानी हमारे देश में जो कहानियां थी महिलाओं से छेड़छाड़ की गुंडों द्वारा और फिर नायक गुंडों को पीटता था, वो कहानी आज भी वही कहानी वैसे के वैसे ही हमारी फिल्मों में चलती आ रही है। इसका मतलब हमारे देश में कुछ नहीं बदला और आज भी लोग वैसे ही तालियां बजाते हैं। अभी जो नई फिल्म आई है शाहरुख खान की जवान, वो सुपरहिट फिल्म हुई है, उसमें भी यही कहा जाता है कि शाहरुख खान ने कैसे अपनी छवि को बदला है और अब वो एक रोमांटिक हीरो से अपनी छवि को बदलकर एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभा रहे हैं, एक ऐसे एंग्री मैन की भूमिका निभा रहे हैं जो गरीबों को, लड़कियों को और महिलाओं को इंसाफ दिलाता है। और ये जो फिल्म है, देखिए ये सुपरहिट फिल्म है। इसमें दो बड़ी बातें हैं। शाहरुख खान ने कैसे अपनी छवि एकदम बदल ली, एक रोमांटिक हीरो से अब शाहरुख खान एक एंग्री मैन की भूमिका में आ रहे हैं। अब शाहरुख खान जो पहले सिर्फ प्यार मोहब्बत के रोल किया करते थे, सिर्फ गाने गाया करते थे, अब वो गरीबों की रक्षा करने के रोल कर रहे हैं, महिलाओं की रक्षा करने के रोल कर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। और जवान फिल्म जो सुपरहिट हुई है उसके पीछे हमारे देश के लोगों की वही कुंठा है, हमारे देश के लोगों की वही फ्रस्ट्रेशन है, हमारे देश की महिलाओं की वही फ्रस्ट्रेशन है। और ये वो सारे लोग हैं जो इसलिए दुखी हैं क्योंकि सरकार अगर कुछ नहीं कर पाती, और इस फिल्म में यही तो दिखाया गया है, महिलाओं की रक्षा नहीं हो रही है, बैंकों से बड़े बड़े उद्योगपतियों को लोन दिए जा रहे हैं और गरीब लोगों के जो लोन माफ नहीं होते, गरीब किसान आत्महत्या कर लेते हैं। और देखिए लोगों को ये फिल्म किस कदर पसंद आई। इससे आप समझिए कि लोगों की भावना क्या है। आज फिल्मों की बात जब हम कर ही रहे हैं, क्योंकि आज शुक्रवार भी है, तो हमने सोचा आज फिल्मों की बात करते हैं आपके साथ। तो आज हम आपको बॉलीवुड की वापसी के बारे में भी बताना चाहते हैं। बॉलीवुड की फिल्मों ने इस साल कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 3 महीनों में बॉलीवुड और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने अलग अलग फिल्मों की इस इंडस्ट्री की अलग अलग फिल्मों से 1300 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। और यह कमाई एक नया रिकॉर्ड है। सोचिए 3 महीनों में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने 1300 करोड़ रुपए कमा लिए। पिछले साल बॉलीवुड की फिल्मों ने जितना पैसा पूरे साल में कमाया था उसका 75% पिछले 3 महीनों में ही बॉलीवुड की फिल्मों ने इस साल कमा लिया। और अब स्थिति यह है कि बॉलीवुड की लगभग हर फिल्म थिएटर्स में भीड़ जुटाने में कामयाब हो रही है। और शाहरुख खान की फिल्म जवान के कलेक्शन ने तो बॉलीवुड को एक बार फिर से जवान कर दिया है। जो बॉलीवुड पिछले साल तक अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, वो बॉलीवुड अचानक से जवान हो गया। सिर्फ 2 हफ्तों में जवान वर्ल्ड वाइड 900 करोड़ रुपए कमा चुकी है। और यह हम आपको आज के लेटेस्ट आंकड़े बता रहे हैं। पिछले साल तक सब लोग यही कह रहे थे कि बॉलीवुड अंतिम सांसें गिन रहा है। नौबत यह आ गई थी कि लोग कहते थे कि अब सिनेमा हॉल्स को बंद करके उसमें शॉपिंग मॉल्स बना देने चाहिए, क्योंकि सिनेमा हॉल्स में तो कोई जाना ही नहीं चाहता। अब सिनेमा हॉल्स को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अब लोगों ने ओटीटी को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड फिर से जवान हो रहा है और सिनेमा हॉल्स ने ओटीटी को फ्लॉप कर दिया है। पिछले कुछ समय में अलग अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के 3 से 3.5 करोड़ सब्सक्राइबर्स कम हो चुके हैं। और इन ओटीटी प्लेटफॉर्म को अब अलग अलग स्पेशल ऑफर्स देने पर भी नए सब्सक्राइबर्स नहीं मिल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसी देश में लोग अपनी जेब से पैसा खर्च करके थिएटर्स में जा रहे हैं, फिल्में देखने के लिए जा रहे हैं। जवान सुपरहिट हुई, इससे पहले गदर 2 ने सिनेमा हॉल पर कमाई के नए रिकॉर्ड्स बनाए। उससे पहले अभी एक नई फिल्म आई है ड्रीम गर्ल 2, उसने भी बहुत अच्छा बिजनेस किया है। और उससे पहले अक्षय कुमार की ओ माई गॉड OMG 2 आई थी और वो फिल्म भी सुपरहिट हुई थी। और अब जवान फिल्म भी वर्ल्ड वाइड 900 करोड़ रुपए का बिजनेस कर चुकी है। आप कह सकते हैं कि अब जब मनोरंजन की बात आती है तो बॉलीवुड के पास सिनेमा वाली मां है, और कहते हैं कि मां कभी हारती नहीं। इसलिए आज ऐसा लगता है कि मनोरंजन की जो मां है वो सिनेमा है, मनोरंजन की जो मां है वो बड़ा पर्दा है। और हमारे देश के लोग आज भी बड़े पर्दे पर बड़ी कहानियां देखने के लिए सिनेमा हॉल तक जाने के लिए तैयार हैं, जा रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं। तो ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। उनका अच्छा समय फिर से शुरू हो गया है। अब बस हम ये उम्मीद करते हैं कि बॉलीवुड ने पिछले कुछ वर्षों में इस देश के लोगों ने उन्हें जो सिखाया है, जो उन्हें पाठ पढ़ाया है, जो उन्हें बताया है कि उन्हें क्या करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए, वो उस पाठ को हमेशा याद रखेंगे और अब अपने
अंदर वो सुधार लेकर आएंगे और आगे जो कुछ भी है उनके लिए अच्छा ही रहेगा। हम देश के छात्रों को डिप्रेशन से निकालने की अपनी वो मुहिम जारी रखेंगे जिसका नाम है कोटा SOS। मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि एक छात्रा जो कि ब्लैक एंड व्हाइट की दर्शक है और उस छात्रा का परिवार भी ब्लैक एंड व्हाइट देखता है, उसके माता पिता भी ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं। ये छात्रा कोटा में नहीं रहती। उसने हमें एक चिट्ठी लिखी। कोटा में इस साल 25 छात्र और छात्राएं आत्महत्या कर चुके हैं और यह सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। इसलिए आज मैं आपको और कोई रिपोर्ट नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ एक छात्रा की चिट्ठी पढ़कर सुनाऊंगा जिसे हमारे देश के हर माता पिता को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। यह छात्रा कोटा में नहीं रहती, लेकिन यह खुद JEE की परीक्षा की तैयारी कर रही है और फिर इसने हमें लिखा है। मैं इसका नाम नहीं बता रहा हूं क्योंकि इस लड़की ने कहा है कि मेरा नाम मत बताइएगा, लेकिन उसने क्या लिखा है। लिखती है, सर आज से 2 महीना पहले मुझे पता चला कि मेरे एक दोस्त ने सुसाइड कमिट कर लिया है। वजह थी IIT। उसके पेरेंट्स घर में नहीं रहते थे, बट मेंटल प्रेशर फोन कॉल के जरिए देते रहते थे। वो अकेला हो चुका था। आज भी हम सब डरते हैं कि हमसे अलग ये कदम कौन उठाएगा। हमारे स्कूल वाले 18 टेस्ट हफ्ते में लेते हैं। पहले स्कूल में सुनते हैं कि हम फेल्योर हैं, फिर घर पर आकर सुनते हैं कि हम फेल्योर हैं। सर, हमें फेल्योर से डर नहीं लगता, हमें पेरेंट्स की उम्मीद टूटने से डर लगता है। हमें यह लगता है कि अगर हम अपने पेरेंट्स को प्राउड नहीं फील करवा पाए तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें यह लगता है कि हम शायद इनकी जिंदगी के सबसे बड़ी मिस्टेक हैं, इनकी जिंदगी पर सबसे बड़ी बोझ है। ऐसे बहुत से लोग हैं कि जिनके पेरेंट्स उन्हें ये कहते हैं, जिन्होंने ये कह रखा है कि अगर तुमने कंपटीशन नहीं निकाला तो तुम्हारी शादी करवा देंगे। वी आर जस्ट सो टायर्ड सर। मेरे जैसे सिर्फ कोटा में नहीं बल्कि और भी जगह बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, भरे पड़े हैं। सिर्फ कोचिंग सेंटर्स ही नहीं बल्कि खुद IIT में जाके लोग सुसाइड कमिट कर रहे हैं। स्कूल हो, कोचिंग सेंटर हो, सब जगह बहुत प्रेशर है। कुछ तो ऐसे हैं जिनका मन भी नहीं था, बट दे वर फोर्स्ड, उन्हें फोर्स किया गया। और सिर्फ साइंस स्ट्रीम नहीं सर, और स्ट्रीम्स में भी ऐसा ही है। जब से आपने अपना शो कोटा SOS चलाया है तब से बहुत हिम्मत के साथ मैं ये लिख रही हूं और मैंने बड़ी हिम्मत के साथ ये चिट्ठी लिखी है। आशा है कि आप इसे पढ़ेंगे और हम बच्चों को समझेंगे। ये लड़की चाहती है कि मैं इसकी चिट्ठी पढ़ूं। मेरे पेरेंट्स आपका शो देखते हैं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो सर। प्लीज कीप डूइंग इट एंड इफ पॉसिबल प्लीज कॉन्ग्रेचुलेट। आगे बातें में उन्होंने और बाकी बातें लिखी हैं। IIT एस्पिरेंट, अपना नाम नहीं लिखा है। मैं उम्मीद करता हूं कि देश के माता पिता ने ये चिट्ठी जरूर पढ़ी होगी और ये देश के हर बच्चे की कहानी है। इसलिए हमेशा कोचिंग सेंटर को दोष देना ठीक नहीं है, हमेशा कॉलेज या यूनिवर्सिटी को दोष देना ठीक नहीं है। सबसे पहले माता पिता को बच्चों के साथ अपने रिश्ते सुधारने होंगे और अपने बच्चे में सिर्फ एक इंजीनियर और एक डॉक्टर को ढूंढना बंद कीजिए।